हम लोग मृच्छकटिकम के 9वें अंक को पढ़ रहे हैं, जिस अंक में न्यायालय का दृश्य है और ऑलमोस्ट चारुदत्त जो है वो अभियुक्त सिद्ध होने की स्थिति में है, जबकि वह अभियुक्त है नहीं, दोषी है नहीं। विदूषक को कहीं से सूचना मिलती है कि चारुदत्त न्यायालय में गया है और विदूषक अपनी बातों से उस पर एक टिप्पणी करता है कि यदि मेरे मित्र चारुदत्त को न्यायालय बुलाया गया है, निस्संदेह कोई सहज कार्य नहीं होगा, क्योंकि तन नखल्वल्पेन कार्येण भवितव्यम, निस्संदेह कोई बड़ा कार्य होगा, छोटा कार्य नहीं हुआ होगा। फिर विदूषक सोचता है और कहता है तत्पश्चात वसंत सेना सकाशम गमिष्यामि। तो ठीक है कि मैं पहले अपने मित्र से मिल लेता हूं न्यायालय जाकर के, और उसके बाद मैं वसंत सेना के पास जाऊंगा इस आभूषण को लेकर के। तो अधिकरण मंडपम तावत गमिष्यामि, इसलिए चलो मैं सबसे पहले उस न्यायालय में ही जाता हूं, अधिकरण मंडप की ओर जाता हूं। फिर स्टेज पर वह घूमता है, चक्कर लेता है, दृश्य की स्थापना करता है, सामने दिखाएगा कि ये न्यायालय है और कहेगा अयम अधिकरण मंडप, अरे वाह यही जो है ये तो न्यायालय है। तद्यावत् प्रविशामि, इसलिए चलो मैं प्रवेश करता हूं। और प्रविश्य सुखमधिकरण भोजकाः नाम कुत नाम प्रियवयस्य, कि भाई सुखपूर्वक ये जो न्यायालय जो है, न्यायालय में न्यायाधीश गण सुखपूर्वक बैठे हैं, सारे लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुत मम प्रियवयस्य, मेरा प्रिय वयस्य कहां पर है, वो नहीं दिखाई दे रहा। अधिकरणिक कहता है कि ननु एष तिष्ठति, कि भाई आप जिसे ढूंढ रहे हैं ये देखिए ये सामने बैठा हुआ है। विदूषक कहता है वयस्य स्वस्तिते, विदूषक उस न्यायालय में न्यायाधीश को कहता है कि मित्र आपका कल्याण हो। चारुदत्त भी कहता है भविष्यति, आपका कल्याण होगा। विदूषक कहता है अपि क्षेमं ते, चारुदत्त से पूछता है विदूषक आप कुशल तो हैं, सब कुशल मंगल तो है। चारुदत्त कहता है तदपि भविष्यति, यह भी होगा। अब देखिए ये जो भविष्यति और भविष्यति जो है, इसका यह स्पष्ट मतलब है कि चारुदत्त में अभी भी आशा है कि वो निर्दुष्ट सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कह रहा है ना कि हाँ मेरा कल्याण भी होगा और मैं कुशल भी होऊंगा, अर्थात अभी मैं कुशल नहीं हूं, अभी मेरा कल्याण नहीं है, लेकिन अब तुम आ गए हो तो सब मेरे अनुकूल हो जाएगा। और विदूषक कहता है भो वयस्य किम निमित्तम उद्विग्न इव लक्ष्य से, अरे मित्र चारुदत्त ऐसे आप बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। कुतो वा आहूत, और कहां से आपको बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया, आपको यहां बुलाए जाने का कारण क्या है। चारुदत्त कहता है वयस्य मित्र मया खलु नृशंसेन परलोकम अजानता स्त्री रतिर्वा विशेषेण शेषमेशोभिधास्यति। अब देखिए क्या कह रहा है, मया खलु नृशंसेन परलोकम अजानता, परलोक यानी स्वर्ग नरक को न जानने वाले मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा, मेरे जैसे कुक्रूर व्यक्ति के द्वारा, स्त्री रतिर्वा अविशेषेण शेषम एषः अभिधास्यति, कि मैंने किसी स्त्री या रति की हत्या कर दी है, एषः अभिधास्यति ये कहेंगे। अब ये जो स्त्री और रति है ये बड़ा विचित्र सा है, मतलब इसके एक्सप्लेनेशन को कैसे किया जाए। रति शब्द की यहां क्या आवश्यकता है। चलो ये बात हो सकती है कि किसी स्त्री की हत्या की, लेकिन मानो रति के माध्यम से वो वसंत सेना की ओर इशारा कर रहा है कि ये व्यक्ति कहेगा या ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने किसी स्त्री अथवा वसंत सेना की मैंने हत्या की है, उनको मैंने निःशेष कर दिया है। विदूषक कहता है किम किम, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, अर्थात तुमने हत्या कर दी, ऐसा हो ही नहीं सकता। चारुदत्त उसके कान में कहता है एवं एवं, यही बात है मित्र, मेरे ऊपर यही अभियोग चलाया जा रहा है कि मैंने किसी स्त्री अथवा वसंत सेना की हत्या की है। विदूषक पूछता है क एवं भणति,
कौन है ऐसा जो ये बात कह रहा है। मित्रों, ये देखिए कि सामान्यतया हमारे संस्कृत साहित्य में विदूषक को एक मस्खरा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक चंचल चपल मूर्ख के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन कभी भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पूरे संस्कृत साहित्य का यदि सबसे कोई जीनियस होता है तो वो विदूषक होता है। एक और अगर विदूषक अपने हास्य से लोगों को सामान्य बनाने की कोशिश करता है तो वहीं अपने विशेष से वह देखिए कि लोगों को अति विशेष बनाने का प्रयास कर रहा है। आप विक्रमोर्वशीयम के विषय विदूषक को याद कीजिए, जो सदैव साथ रहा है पुरुरवा के। हम यहां पर भी उसी प्रकार के विदूषक को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक की उपेक्षा कर दें, अपने हास्य के माध्यम से, अपने भले ही चपलता के माध्यम से, लेकिन वो वस्तु स्थिति को बिगाड़ता ही नहीं बल्कि वस्तु स्थिति को संवारता भी है, बनाता भी है। और आप देखेंगे यहां पर विदूषक की दृढ़ता कि अगर वो विदूषक ऐसा कह रहा है कि क एवं भणति, तो इसका मतलब उस विदूषक की उस मजबूती, उस दृढ़ता को यहां पर दर्शा रहा है। चारुदत्त संज्ञया शकारम दर्शयति, संज्ञया यानी इशारे से वो शकार को दिखाता है कि ननु एष तपस्वी हेतु भूतः कृतांतो माम व्याहरति, कि ये जो है बैठा हुआ व्यक्ति, यही व्यक्ति जो है मुझे इसका अभियोग, मुझे जो है इसका अपराधी, मुझे जो है इसकी हत्या करने वाला बता रहा है, अर्थात उसकी हत्या का कारण मैं हूं, ऐसा ये जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। विदूषक उसके कान में कहता है, एवं किमर्थम न भण्यते गृहम गता इति, भाई तुम क्यों नहीं कह देते कि वो तो वसंत सेना घर गई है, वो उसकी हत्या कहाँ हुई है। उसके कान में विदूषक सलाह देता है। चारुदत्त कहता है, उच्यमानमप्यवस्थान दो अवस्था दोषा न गृह्यते, कि भाई मेरे द्वारा बार बार बोले जाने पर भी मेरी जो अवस्था है उस अवस्था के दोष के कारण ये लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मित्रों, बहुत बड़ी बात कह दी गई यहां पर, अवस्था दोष, ये बहुत बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है। कुछ नहीं, मतलब चूंकि मैं गरीब हूं इसलिए मुझ गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए ये व्यक्ति जो है, ये लोग जो है, ये सभा मंडप में जो रहने वाले लोग हैं, कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। मेरी बातों पर केवल इसलिए विश्वास नहीं किया जा रहा कि मैं गरीब हूं। ये देखिए, ये हर समाज की दशा है, हर जगह की। खास करके जब हम प्रेमचंद जैसे लोगों के काव्य को पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे वाक्य बना दिए गए कि गरीबों की स्त्री गांव भर की भावज होती है। बताइए कि गरीबी की क्या दुर्दशा है। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो उनमें विद्वत्ता नहीं देखी जाती, उनमें केवल यही देखी जाती कि ये बेचारा जो है, ये व्यक्ति है वो गरीब है। अस्तु, चारुदत्त यही कहता है, मित्र मैंने सारा उपाय कर लिया, मैंने बार बार कहा कि वसंत सेना की हत्या मैंने नहीं की है, या मैंने यह भी कहा कि वसंत सेना वहां नहीं, वसंत सेना घर पे है, लेकिन चूंकि मैं गरीब हूं और गरीबों की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए बार बार कहे जाने पर भी मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब विदूषक भरी सभा में, उस अधिकरण मंडप में सबके सामने कहेगा, भो भो आर्याः तेन येन तावत् पुरस्थापन विहारा राम देवालय तडाग कूप यूपैरलंकृता नगरी उज्जयिनी सोनीशोर्थ कल्यवर्त कारणादि दृश्य कार्य अनुतिष्ठती थी। अरे ओ सभा मंडप में, अधिकरण मंडप में रहने वाले लोगों में आप सारे लोगों से यह पूछ रहा हूं। देखिए विदूषक कब तर्क कर रहा है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि ये न जिसके द्वारा पुर स्थापन अर्थात नगर निर्माण, विहार यानी विहार भूमि, पार्क आदि, आराम, बगीचा, देवालय, मंदिर, तडाग, तालाब, कूप अर्थात कुआं, यूपै अर्थात यूप यानी यज्ञ के ये स्थल आदि से नगरी उज्जयिनी को अलंकृत कर दिया। जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जीवन में समाज के उपयोग के लिए, समाज की सुविधा के लिए हर प्रकार की व्यवस्था नगरी उज्जयिनी में करवा दी, वह अनीशः, वह बेचारा जो आज गरीब है,
अर्थकल्यवर्त कारणात, कि अपने मुंह में एक शाम के भोजन के लिए, एक कौर के लिए ईदृशम कार्य अनुतिष्ठति थी, ऐसा कार्य वो व्यक्ति करेगा। जिस व्यक्ति ने अपने कीर्ति, अपने यश के लिए, अपने जब तक वो वैभव में थे, पूरे उज्जैनी में किसके लिए क्या नहीं किया, क्या क्या उपकार नहीं किया, व्यक्तिगत उपकार से लेकर के सामाजिक उपकार के सारे कार्य किए। वह व्यक्ति चूंकि आज गरीब है, इसलिए वह भोजन के लिए ऐसा नृशंस कार्य करेगा, किसी और की हत्या कर देगा? नहीं, यह संभव नहीं है। मेरे मित्र ने ऐसा नहीं किया। पहले तो उन्होंने उस सभा में रहने वाले सारे लोगों को ये कहा, आश्वस्ति सूचक इस वाक्य को बताया। अब वो व्यक्तिगत उस शकार के पीछे टूट पड़ता है। मित्रों, मैं इसके माध्यम से एक चीज कह रहा हूं, पहले इस डायलॉग को लेते हैं, फिर उस पर विमर्श करेंगे। कहता है विदूषक, अरे रे कानेली माता, राजश्याल संस्थानक, उच्छृंखलक, कृतजन दोष भंड, बहु सुवर्ण मंडित मरकटक, भण भण ममाग्रतः य इदानी मम प्रिय वयस्य कुसुमिताम माधवी लताम अप्याकृष्य कुसुमावचयम न करोति। भाई मित्रों, मैंने बार बार कहा है आप लोगों के सामने कि ऐसा नहीं है कि संस्कृत साहित्य में गालियां नहीं हो। भयंकर गाली है, ठीक है, आधुनिक गाली के समान गाली ना हो, लेकिन गाली व्यवहार जरूर हम पाते हैं। और देखिए क्या कहता रहे, ओ कानेली माता। ये कानेली शब्द ही अपने आप में बहुत बुरा है और अच्छा नहीं होता। और उसका बेटा, यानी जिसकी मां कानेली हो उसका बेटा, और ये ओ शकार, यानी दूसरे शब्दों में ये बहुत खराब गाली हुई। फिर कहता है राजश्याल संस्थानक, और राजा का साला संस्थानक, उच्छृंखल, कृतजन दोष भंड, मतलब सारे किए जाने वाले दोषों का पात्र, बर्तन, यानी जैसे बर्तन में अनाज रखे जाते हैं, उसी तरह तुम शकार रूपी बर्तन में सारे के सारे दोष ही भरे पड़े हैं। बहु सुवर्ण मंडित मरकटक, ढेर सारे आभूषणों से लदा हुआ बंदर। देखिए ऐसी सी बातें सभा में विदूषक उस शकार को कर रहा है। और वो शकार कौन है? वो शकार एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो शकार एक मंत्री है। और आज भी मित्रों, जो दोषी मंत्री होता है, गलत मंत्री होता है, जिस प्रकार उनको हैकल किया जाता है, जिस प्रकार उनके साथ गाली गलौज दुर्व्यवहार किया जाता है, मानो उसी प्रकार भरी सभा में उस शकार के सामने एक साधारण व्यक्ति इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है। इसलिए प्राचीन समाज में भी प्रतिष्ठा कार्य से मिलती थी, न कि इस प्रकार के जोर जबरदस्ती और छल कपट से किसी को प्रतिष्ठा मिलती होगी। अस्तु, तो सबके सामने भरी सभा में उस शकार को विदूषक ने इस प्रकार के अपशब्दों से संबोधित किया। और संबोधित करते हुए वो कहता है कि भण भण ममाग्रतः, बोलो बोलो, मेरे सामने बोलो। य इदानीं मम प्रिय वयस्य कुसुमिताम माधवी लताम अपि आकृष्य कुसुमावचयम न करोति। जो मेरा यह प्रिय मित्र अगर पुष्प तोड़ने के लिए जाता है तो खिली हुई माधवी लता को खींच कर भी कुसुमावचयम न करोति, वह फूल जो है, पुष्प जो है, वह तोड़ता नहीं है। अर्थात पेड़ को झुकाता भी नहीं है। इतना हमारा मित्र सहज है, इतना हमारा मित्र सरल है, इतना ये मित्र जो है सहृदय है कि ये पेड़ की डाल तक को नहीं झुकाता, और झुकाता भी है तो पुष्प को तोड़ता नहीं। वो व्यक्ति समाज में किसी एक व्यक्ति की हत्या कैसे कर सकता है? कदाचिदा कृष्टतया पल्लवच्छेदो भवतीति स कथम ईदृशम कार्य उभय लोक विरुद्धम करोति। भाई, जो कभी पेड़ों को झुका करके जो पत्ते को नहीं तोड़ता, वो व्यक्ति कैसे इस प्रकार के उभय लोक विरुद्धम, उभय लोक यानी स्वर्गलोक और इस लोक के विरुद्ध, कैसे इस प्रकार का नृशंस कार्य करेगा? कैसे किसी प्रकार की हत्या करेगा? अपशब्द तो देना दूर, क्रोध तो करना दूर, और तुमने मेरे मित्र के ऊपर हत्या का आरोप मढ़ दिया। तिष्ठ रे कुट्टिनी पुत्र तिष्ठ, अरे ओ दासी का बेटा, अरे ओ कुल्टा का बेटा, ठहर। मित्रों, मैंने बार बार कहा है कि संस्कृत साहित्य में अपशब्द, संस्कृत साहित्य में गाली, ये देखिए ये भी गाली है। कुल्टा का बेटा, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है?
और वो भी कोर्ट में दे रहा है। मतलब हर समाज में गालियां चलती है। कोई अगर ये कहता है कि संस्कृत में अपशब्द नहीं है तो वो गलत कहता है। अपशब्द तो हमारी जिह्वा पर होता है, माध्यम भाषा बनती है। किसी भी भाषा में ऐसा हम नहीं कहेंगे कि अपशब्द नहीं होगा, और किसी भी भाषा में श्रेष्ठ शब्द नहीं होगा, यह कहना गलत होगा। सारी की सारी भाषाएं अच्छी होती है। ये हम व्यक्ति होते हैं कि उस भाषा में शब्दों के माध्यम से हम अपशब्द प्रयोग करते हैं। अपशब्द हमारी जिह्वा पर होते हैं, अपशब्द भाषा में नहीं। तो कहते हैं यावदेते न तव हृदय कुटिले न दंड काष्ठे न मस्तकम ते शतखंडम करोमि। तू ठहर, तू अभी ठहर। अरे ओ हृदय से कुटिल, मैं तुमको इस दंड से तुम्हारे माथे को 100 टुकड़ों में बांटता हूं। दूसरे शब्दों में विदूषक इज अबाउट टू अटैक ऑन शकार। उस कोर्ट में इतना विदूषक को गुस्सा आ गया है। जो विदूषक अभी हंसी मजाक की बात कर रहा था, अपने व्यवहार से, अपनी चपलता से, जो मतलब कह सकते हैं कि इतः ततः पर्यस्तः वाली जिंदगी बिताता रहता है, वो विदूषक आज देखिए कितना सीरियस है। अपने निर्दुष्ट मित्र के लिए अपना सर्वस्व देखिए दे रहा है यहां पर, और छड़ी डंडा उठा करके वो उस शकार को कहता है कि तू ठहर, तो मैं अभी तुम्हारा जो ये माथा है वो 100 टुकड़ों में बांटता हूं। शकार को भी गुस्सा आता है, स्वाभाविक है। शकार भी क्रोध में कहता है शृण्वन्तु शृण्वन्तु आर्य मिश्राः। अरे ओ अधिकरण मंडप में उपस्थित रहने वाले लोगों, सुने सुने कि चारुदत्तेन सह मम विवादो व्यवहारो वा, कि मेरा जो विवाद है या मेरा जो ये केस या जो मुकदमा है ये चारुदत्त के साथ है। तत्किमर्थमेष काक पद शीर्ष मस्तको मम शिरः शतखंडम करोति। फिर किस कारण से यह मेरे माथे पर यह प्रहार करेगा और मेरे सिर को तोड़ने के लिए यह बात कर रहा है। मातावत रे दास्याह पुत्र दुष्ट बटुक। शकार भी उसी प्रकार तेज में आकर के विदूषक को संबोधित करना शुरू करता है कि अरे ओ दासी का बेटा, अरे ओ दुष्ट ब्राह्मण, तू ठहर, अभी तू ठहर। जैसे ही शकार कहता है, विदूषक भी क्या करता है कि हाथ में लाठी उठाता है और उसको मारने के लिए उसके ऊपर वो लाठी ऊपर उठाता है, और एक तरह से कहिए कि वो पीटता है। शकारः सक्रोधम उत्थाय ताड़यति। शकार भी क्या है, क्रोध से, गुस्से से उठ करके और विदूषक की पिटाई करता है। विदूषकः प्रतिपम ताड़यति। विदूषक शकार की पिटाई करता है, और इस प्रकार एक दूसरे की पिटाई शुरू हो जाती है कोर्ट में ही। आप देखिए उस समय के भी उस न्यायालय को देखिए, किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, एक को उठा के पटक रहा है तो दूसरा दूसरे को उठा के पटक रहा है। लाठी, मुक्का, घूंसा सारा एक दूसरे पे प्रहार कर रहा है, विदूषक और शकार। इसी आनन फानन में क्या होता है, इस क्रम में जैसा आप सभी जानते हैं कि विदूषक के पास वसंत सेना के आभूषण थे, क्योंकि घर से तो वो वसंत सेना का आभूषण लौटाने के लिए चला था। वो विदूषक की कांख से वो आभूषण नीचे गिर पड़ता है। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। भाई एक तो वैसे ही ये थी, ऊपर से वो वसंत सेना का ही आभूषण गिर गया। शकार वो आभूषण उठाता है और सबको दिखाता है कि पश्यन्तु पश्यन्तु आर्या एते खलु तस्याह तपस्विन्याह अलंकारा। देखिए यही वो आभूषण है जिस आभूषण के लिए इस वसंत सेना की हत्या, उस वसंत सेना की हत्या इस चारुदत्त ने की थी। यही देखिए उस तपस्विनी अर्थात वसंत सेना के ये आभूषण है। ये देखिए, चारुदत्त की ओर इशारा करके अस्यार्थ कल्यवर्तस्य कारणादेशा मारिता व्यापादी चाचा, कि इसी कल्यवर्त के कारण, कल्यवर्त का तो मतलब सामान्य खाना पीना होता है, लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि इसी आभूषण के लिए ये वसंत सेना जो है, इस वसंत सेना की हत्या की गई, इस वसंत सेना को मारा गया। और जैसे ही वो आभूषण सबके सामने आता है, आप समझ सकते हैं, अगर सिनेमाई दृष्टि से देखें, पूरा मारपीट चल रहा होगा, अचानक वो गिरा होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस, सबकी नजर उसकी ओर गई होगी। सब एक बार न्यायाधीश को देखता होगा, तो कभी चारुदत्त को देखता होगा, कभी आभूषण को देखता होगा।
क्यों? क्योंकि देखिए ब्रैकेट में क्लियरली लिखा हुआ है अधिकृता सर्वे अधोमुखा स्थिता। जितने भी न्यायाधीश थे सबने अपना सिर नीचे झुका लिया। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सारे के सारे न्यायाधीश चारुदत्त के पक्ष में सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि चारुदत्त निर्दोष है और वो कोई बहाना निकाल रहे थे कि चारुदत्त को मैं निर्दोष सिद्ध कर दूं, इस शकार को दोषी बनाऊं। लेकिन संयोग कहें, दुर्योग कहें, कुयोग कहें या जो भी शब्द कहें, वो जो आभूषण गिरता है तो ये जो इशारा चली जाती है, जो शकार ने आरोप लगाया था कि उनके आभूषण को उतार करके उनके आभूषण के कारण चारुदत्त ने वसंत सेना की हत्या की, वो स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि वसंत सेना का आभूषण तो चारुदत्त के मित्र के पास मिला, और चारुदत्त के मित्र के पास कैसे आया? न्यायाधीश गण तो ये जानते नहीं है, उनके पीछे का तो इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है। मैंने पहले ही इशारा किया था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसमें। ये तक नहीं बताया गया कि कौन है वो जो स्त्री है, वो वसंत सेना है या नहीं, या कोई और है, उसकी हत्या हुई भी है या नहीं है, अभी तक बॉडी रिकवर नहीं हुआ है। तो कुछ तो लैप्सेज हैं, लेकिन उन सब के बावजूद जो इमीडिएट एक जो मिल गया साक्ष्य, और वो साक्ष्य था वह आभूषण। उस आभूषण को देख करके सारे के सारे न्यायाधीश जो हैं वो सिर नीचे कर लेते हैं। अर्थात अब वे इस मनस्थिति में आ गए हैं कि शायद चारुदत्त दोषी सिद्ध होने वाला है। चारुदत्त जब ये देखता है, अपने मन में कहता है कि अयम एवं विधे काले दृष्टो भूषण विस्तर अस्माकं भाग्य वैषम्यात् पतितः पातयिष्यति। कि देखिए ये विधि का, विधाता का विधान है कि इसी समय इस आभूषण को भी गिरना था। ये मेरे भाग्य की विषमता है, ये मेरा दुर्भाग्य है। अस्माकं भाग्य वैषम्यात्, मेरे दुर्भाग्य के कारण ये जो भूषण विस्तर है, ये सारे के सारे आभूषण जो है ये गिर पड़ा, और ये आभूषण ही अब क्या है, मुझे पातयिष्यति, मुझे गिरा देगा, अर्थात मुझे दोषी सिद्ध कर देगा। विदूषक कहता है भो किमर्थम भूतार्थो न निवेद्यते। विदूषक चारुदत्त से कहता है कि अरे ओ मित्र, आप क्यों न यथार्थ बताते हो, सच्चाई क्यों नहीं बता देते हो। भूतार्थ शब्द है जिसका मतलब होता है सत्य कथन, यथार्थ, सत्यार्थ अर्थात सत्य बात, क्यों नहीं आप कोर्ट को सुना रहे हो। चारुदत्त कहता है वयस्य दुर्बलम नृपतेह चक्षुर नैतत्त्वं निरीक्षते केवलम वदतो दैन्यम अश्लाघ्यम मरणम भवेत। कहते हैं कि जो राजा की जो आंखें होती है वो दुर्बल होती है, वे तत्व को नहीं देखता, वो केवल बोले जाते हुए हम जैसे गरीब, हम जैसे ऐसे लोगों के लिए वो केवल मरण होता है। अर्थात मैं समझता हूं कि यहां पर चारुदत्त की थोड़ी सी निर्बलता है, चारुदत्त की दुर्बलता है, क्योंकि यदि हम कोई चीज पहले से ही सोच लेंगे कि ऐसा होगा तो वो उचित नहीं। हमें अपने हर चीज के साथ समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चारुदत्त एक प्रकार से यहां पहले ही निर्णय ले लेता है कि अगर मैं सुनाऊंगा भी तो ये जो राजा की जो आंखें होती है ना, वे बड़ी ही कमजोर होती हैं, बड़ी ही दुर्बल होती हैं, वे सच्चाई को नहीं देखते। जो उनको सुना दिया जाता है, जो उनको कह दिया जाता है, उसी पर वो आचरण करते हैं। और मेरे जैसे गरीब का इसी प्रकार क्या है कि नृशंस मृत्यु होती है। हम जैसे गरीब इसी तरह से बार बार मारे जाते हैं। अधिकरण कहता है कष्टम भूह कष्टम, भाई ये कष्ट की बात है कि चारुदत्त जो है वो दोषी सिद्ध हो रहा है, या अत्यंत कष्ट की बात है। क्यों? बड़ा सुंदर एक ज्योतिष का एक जो कह सकते हैं कि नक्षत्र विज्ञान को आधार बना करके अधिकरण की ये कहता है कि अंगारक विरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः ब्रह्मोयम अपरः पार्श्वम धूमकेतुरिवोत्थितः। कहते हैं कि देखिए अंगारक है विरुद्ध जिसका, अंगारक से मतलब है मंगल ग्रह, जो मंगल ग्रह है वो जिसके विरुद्ध हो, वो किसके कह रहे, प्रक्षीणस्य बृहस्पति, क्षीण बृहस्पति के विरुद्ध मंगल ग्रह है। और ये अन्य अपरह क्या है, धूमकेतु रिवोत्थित। अब ये एक नया जो है ये धूमकेतु की तरह उपस्थित हो गया है। अंगारक यहां पर शकार है,
बृहस्पति यहां चारुदत्त है और धूमकेतु जो है वो आभूषण है। यानी जिस प्रकार अंगारक अगर मंगल ग्रह अगर बलवान हो और बृहस्पति क्षीण हो जाती है, तो धूमकेतु आदि भी जो है वो बृहस्पति के ऊपर में अपना प्रभाव दिखाने लगता है, अर्थात बृहस्पति को पूरी तरह से निर्बल करने में लगा रह जाता है। यहां पर भी यही बातें हैं कि शकार विरोधी है, क्षीण चारुदत्त है और धूमकेतु के समान ये आभूषण गिर पड़ा है। दूसरे शब्दों में अब बृहस्पति की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि एक ही साथ मंगल ग्रह और धूमकेतु उस पर टूट पड़ा है। ठीक उसी प्रकार इस चारुदत्त का अहित होने वाला है, क्योंकि शकार और शकार के साथ यह आभूषण अब पूरा का पूरा जो है इसके विरोध में खड़ा हो गया है। श्रेष्ठी कायस्थो विलोक्य वसंत सेन मातरम उद्देश्य, उस आभूषण को देख करके अब जो श्रेष्ठी और कायस्थ दोनों हैं वो आभूषण ले जा करके और वसंत सेना की माता से पूछता है, दोनों पूछते हैं, अवहिता तावदार्या इदम सुवर्ण भांडम अवलोकयितुम तदेवेदम नवेति, कि जो वसंत सेना की माता है, जिसको बार बार वृद्धा शब्द से हमारे सामने प्रकट किया गया है, वो वसंत सेना की माता वहां पर कहती है कि अवहिता तावत आर्या इदम सुवर्ण भांडम अवलोकयतु, हे माते जरा सावधानी पूर्वक आप इस सुवर्ण भांड को देखें कि तद्वेद इदम नवेति, कि आप इस आभूषण को पहचान रही हैं या नहीं रही हैं, क्या ये वही आभूषण है, क्या ये वसंत सेना का आभूषण है, आप इसे पहचानती हैं या नहीं। वृद्धा उसको देखती है और कहती है सदृशम एतत् न पुनस्तत्। एक प्रकार से यदि मैं कहूं तो यहां पर वृद्धा का पूरा उसकी पूरी सहानुभूति जो है वो वसंत सेना चारुदत्त के साथ है। इसीलिए देखिए ट्विस्ट दे रही है, वो कहती है कि सदृशम एतत्, हाँ उसी आभूषण के समान है, न पुनस्तत्, लेकिन ये आभूषण जो है ना ये उनका नहीं है, ये वो आभूषण नहीं है जो वसंत सेना पहनती है, या यह वसंत सेना का आभूषण नहीं है, लेकिन ये जो आभूषण है ये वसंत सेना के जैसा ही है, जैसा आभूषण वसंत सेना का था उसी तरह का है, लेकिन वो नहीं है। शकार गुस्साता है, कहता है आम वृद्ध कुट्टनी अक्षिभ्याम मंत्रितम वाचा मुखितम। बहुत सुंदर वाक्य है ये, मैं शकार बोल रहा है इसलिए वाक्य सुंदर नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार के लिए, लोक मुहावरा के लिए ये बड़ा ही सुंदर ये कथन है कि अक्षिभ्याम मंत्रितम और वाचा मुखितम, मतलब भाई आंख से देख भी लिया है, आप पहचान रही हो, लेकिन वाणी से आप मौन हो। वृद्धा कहती है हताश अपेहि, दूर हट जा यहां से, ये तुम्हारे जानने और समझने की चीज नहीं है। श्रेष्ठी और कायस्थ फिर पूछता है और कहता है, दोनों कहते हैं अप्रमत्तम कथय, भाई सावधानी पूर्वक बोलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, सोच समझ के बोले कि तदेव एतन नवा इति, कि यह जो है ये वही आभूषण है या कोई और आभूषण है। वृद्धा कहती आर्य शिल्पी कुशलतया अवबध्नाति दृष्टिम न पुनस्तत्, हाँ शिल्पी जो स्वर्णाभूषणकार हैं, जो जौहरी हैं, जो सुनार हैं, उनकी कुशलता तो इसमें दिखती है, बहुत ही सुंदर ये बन पड़ा है, लेकिन ये वो आभूषण नहीं है जो आभूषण वसंत सेना का है, ये कोई भिन्न आभूषण है। ऐसा लग रहा है शिल्पी ने हूबहू उसी तरह उस आभूषण की कॉपी कर दी है। मित्रों, यह दृश्य अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यह दृश्य अभी और चलेगा, और इस दृश्य में हम आप सब लोगों की सहभागिता चाहते हैं। इसलिए आप लोगों ने जो ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।